कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये किस सियासत का रंग है ए दोस्त, जो सौदेबाजी है बस कुर्सी के लिए। सुरसुरा के वीर तेजाजी मेले को राजनीतिक मंच बनाकर हनुमान बेनीवाल ने जो बयानबाजी की वह सुनने में तीखी लग सकती है, पर सच का आईना कुछ और कहानी कहता है। बेनीवाल ने कहा, बीजेपी कांग्रेस जनता को मिलकर लूट रहे हैं। यहां हम केवल बेनीवाल के कहने पर नहीं जाएंगे। उनकी जुबान तो मोहल्ले की उस चाची की तरह है जो कभी भी चुप नहीं बैठती। वे कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। वैसे बेनीवाल बीजेपी कांग्रेस को चाहे जितना कोसे, लेकिन उनका राजनीतिक ग्राफ बार बार मौका देखकर पाला बदलने और सौदेबाजी करने और जातिगत भावनाएं भड़काने की रणनीति पर टिके रहने का रहा है। ऐसे में जब वे दूसरों पर लूट और सौदेबाजी के आरोप लगाते हैं तो पहले उनके अपने रिकॉर्ड पर नजर डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं पर सबसे ताकतवर काउंटर मौजूद है। जब भी किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, लोग तो कोई कहता मैं कांग्रेस का हूं, कोई कहता बीजेपी का हूं, कोई कहता मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, कोई कहता अगर मैंने अपने आप को जाट कह दिया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे वोट टूट जाएंगे। भाइयों, जब भी देश में आपके भाई की जरूरत पड़ी, चाहे हरियाणा की पहलवान बेटियां थी या किसान बिल या दूसरे मामले, इस राजस्थान के हार्डकोर अपराधी जो किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मारते थे, अगर उन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, हनुमान बेनीवाल उन अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाया। वो 2008 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। बाद में मतभेद हुए और 2019 तक आते आते उन्होंने अपनी राष्ट्रीय पार्टी, कौन सी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के साथ बीजेपी से बकायदा समझौता किया। एनडीए में शामिल हुए और नागौर से सांसद बने। यानी जिनके खिलाफ वे आज मंचों से आग उगलते हैं, उनके कंधों पर बैठकर ही उन्होंने दिल्ली की सीढ़ियां चढ़ी थी। यह कोई आरोप नहीं है, बल्कि दर्ज इतिहास है। दिसंबर 2020 में कृषि कानूनों के विरोध की आंधी चली तो बेनीवाल एनडीए से इस्तीफा देकर अलग हो गए। वजह राजनीतिक थी या सिद्धांतगत, यह बहस अलग है, पर तथ्य यही है कि गठबंधन का दरवाजा उन्होंने ही खोला था और मौसम बदलने पर दरवाजा बंद भी उन्होंने ही कर दिया। 2024 में लोकसभा चुनाव आए तो तस्वीर और दिलचस्प हुई। कांग्रेस ने नागौर सीट आरएलपी के लिए छोड़ दी। यानी जिस कांग्रेस को वे जनता लूटने वाली बताकर घेरते हैं, उसी के साथ राजनीतिक तालमेल से वह सीट लड़ने का रास्ता भी मिल चुकी। यह औपचारिक इंडिया ब्लॉक की गर्माहट और जमीनी सीट समझौते दोनों रूपों में दिखाई दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वे अकेले नहीं चले। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाजवादी पार्टी काशीराम से प्री पोल अलायंस किया। साफ है, बेनीवाल की राजनीति का केंद्रीय सूत्र एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारेबाजी है, पर चाल सदा गठबंधन की ही रही है। बेनीवाल को मीडिया और विश्लेषक लंबे समय से शेखावटी मारवाड़ की जाट राजनीति के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में पेश करते रहे हैं। 2019 में एनडीए ज्वाइन करते समय भी यही तर्क उछाला गया कि बीजेपी को मरुपट्टी और शेखावटी में जाट फेस मिल गया है। यह इमेज बेनीवाल ने खुद भी साधी। खेती, किसानी और जाति अस्मिता की जुगलबंदी से अपना कोर वोट बैंक गढ़ा, परंतु यही वह बिंदु है जहां उनकी राजनीति समावेशी जनादेश से हटकर पहचान आधारित ध्रुवीकरण की ओर मुड़ जाती है। जाति आधारित लामबंदी का सीधा नतीजा यह होता है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व निवेश जैसे असल विकास के मुद्दों के नारे दब जाते हैं। 2023 के चुनावी आंकड़ों ने भी दिखाया कि आरएलपी एएसपी गठजोड़ का वोट शेयर सीमित रहा। यानी व्यापक समावेशी मुद्दों पर सहमति बनाने की जगह संकुचित पहचान राजनीति से पलड़ा कभी कभार भारी दिख सकता है, पर स्थायी जनादेश कभी नहीं मिलता। सुरसुरा का तेजाजी मेला आस्था और लोक संस्कृति का प्रतीक है। इसे चुनावी बिगुल में बदल देना ही बताता है कि बेनीवाल जनसभाओं की पवित्रता और लोकोत्सवों की सामुदायिक एकता को भी राजनीतिक संदेशवाहक बना देने में माहिर है। पिछले सप्ताहों में उन्होंने शेखावटी में ताकत प्रदर्शन करते हुए 2028 को आखिरी लड़ाई बताया। इस बार 28 में किशनगढ़ में भी चुनाव लड़ना है, पुष्कर में भी लड़ना है, तमाम सीटों पे लड़ना है और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है।
मांगने से कोई राज नहीं देगा, राज को छीनना पड़ेगा। पर सवाल यह है कि लड़ाई किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ, या हर बार बदलते राजनीतिक साझेदारों को कोसकर फिर मौका आने पर किसी एक के साथ नई डील करने की तैयारी पर? यही कहना, कुछ करना शैली उनकी साख पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब साल दर साल संक्षिप्त रूप से समझते हैं कि बेनीवाल की राजनीति कैसे सुविधा के अनुसार बदलती रहती है। साल 2008 बीजेपी टिकट पर विधायक, यहीं से राजनीतिक उभार। साल 2013 मतभेद के बाद बीजेपी से दूर स्वतंत्र रुतबा गढ़ने की कोशिश। साल 2018 आरएलपी की स्थापना, तीसरे विकल्प का दावा। साल 2019 बीजेपी आरएलपी गठबंधन, एनडीए में शामिल होकर नागौर से सांसद। साल 2020 किसान आंदोलन की आड़, आवाज पर एनडीए से इस्तीफा। साल 2023 राजस्थान में एएसपी काशीराम से प्री पोल अलायंस। साल 2024 लोकसभा में कांग्रेस से नागौर सीट आरएलपी को छोड़ी, डी फैक्टो तालमेल। यह सूची बताती है कि बेनीवाल की राजनीति का स्थायी पता जनता के मुद्दे नहीं बल्कि सियासी सुविधा है। जो भी नैरेटिव उस पल फायदे का हो, कभी एनडीए, कभी इंडी फ्रेंडली, कभी तीसरा मोर्चा, उसी में वे अपने लिए स्पेस खोज ही लेते हैं। 2008 से अब तक बेनीवाल की गठबंधन यात्रा बताती है कि सिद्धांत से ज्यादा प्राथमिकता अपने सियासी फायदे को दी है। 2008 से अब तक बेनीवाल की गठबंधन यात्रा बताती है कि सिद्धांत से ज्यादा प्राथमिकता अपने सियासी फायदे को दी है। और जब राजनीति सिर्फ जाति और जोड़तोड़ पर टिकी हो तो वह न तो दीर्घकालिक जनहित साधती है और न ही नई पीढ़ी के लिए कोई भरोसेमंद रास्ता बनाती है। तो अंत में बेनीवाल के लिए एक और शायरी समर्पित है। ये सियासत है जनाब, यहां उसूल बिकते हैं, यहां जाति के नाम पे उसूल लिखते हैं। जो कल तक गले लगे थे दुश्मनों के साथ, आज मन से उन्हीं पर तीर तलवार फेंकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक खास जानकारी और एक सार्थक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।